इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एस। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एस डी ए जो कि है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। हमने पढ़ा था कि जो है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है ना 3 फॉर्म्स में होती है। कौन सी फॉर्म्स होती है? एक तो बीएमआर में जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में जाती है जिसे बोलते हैं एसडीए। ठीक है, तो एसडीए क्या होता है अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब एसडी क्या होता है? एसडी जो ना होना एक फिनोमेना है जिसमें एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन होती है जब फूड को मेटाबोलाइज किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन के फिनोमेना को या एसडी बोलते हैं एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन को। ठीक है, ये कैलोरीजेनिक और थर्मोजेनिक एक्शन होता है फूड का। मतलब क्या होता है कि ना ये बेसिकली जब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है ना तो वो ना बॉडी को वो वार्म रखने में हेल्प करती है, इस वजह से इसको बोलते हैं थर्मोजेनिक एक्शन ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा एसडी डिफरेंट फूड्स का क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल जो एनर्जी जब रिलीज होगी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में से कितनी होगी? 4 कैलोरीज, जो हमने पीछे से पढ़ कर आए थे। ठीक है, जो उसका हीट कंटेंट था। ठीक है, तो अगर उसे 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले तो मैंने ऊपर की तरफ लिखा है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले तो उसको जो है ना वो ना 4 कैलोरीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैलोरीज आएंगी। मतलब 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी एनर्जी है? 100 कैलोरीज है। ठीक है, अगर हम मतलब थ्योरेटिकल देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में क्या होता है कि ना 100 कैलोरी, अच्छा सॉरी यहाँ पर लिखा है 130 कैलोरी जो ना रिलीज होती है 25 ग्राम में। ठीक है, तो वो 30 कैलोरी जो एक्स्ट्रा आई है वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? एस डी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, जो कि उस गिवन 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन से निकला है। ठीक है, वो 30 ग्राम यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो मतलब कि ना मेन जो है ना वो ना जो काम है उनमें काम नहीं आएगा, वो इतना यूज़फुल नहीं आएगा। वो सिर्फ वार्म करने में उसका अलग सिग्निफिकेंस होगी जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना वो ना 30 जो है ना वो 30% जो है प्रोटीन का 30% एक्स्ट्रा आता है, वो इतना यूज़फुल नहीं होता मेन फंक्शंस में। ठीक है, अब आ जाता है फैट्स में। फैट्स में कितना आता है? फैट्स में 113 कैलोरीज जो है ना रिलीज होती हैं 100 की जगह। ठीक है, तो उसका एस डी कितना हुआ? 13%। मतलब 100 होनी चाहिए कैलोरीज। ठीक है, फैट्स में, लेकिन 100 की जगह कितनी होगी? 113। ठीक है, तो 13 एक्स्ट्रा हुए, मतलब इसकी 13% जो है ना एस डी है। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, अब कार्ब में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कार्ब पे। कार्ब में जो है ना 100 कैलोरीज जब कार्ब की कितनी भी ग्राम में से 100 कैलोरीज जब रिलीज हो तो लेकिन वो जो ना 100 कैलोरीज की जगह जो है कितनी रिलीज होती हैं? 105 रिलीज होती है। ठीक है, तो 5 जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गई, तो मतलब 5% क्या है? 5% जो ना कार्ब में से एस डी ए निकलता है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब ओके, अब कह रहा है कि ना मतलब इससे पता चला कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो प्रोटीन की हाईएस्ट होती है जो कि 30% होती है और कार्ब की लोएस्ट होती है। ठीक है, अब अच्छा, एस डी जो है वो ना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो जितनी ज़्यादा एस डी होगी वो उतना मतलब कि लेस यूजफुल एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब प्रोटीन में से ज़्यादा एनर्जी एस डी में निकलता है, इस वजह से प्रोटीन को जो ना लेस यूजफुल एनर्जी के लिए यूज़ करता है। और कार्ब में से सबसे कम एस डी निकलती है, मतलब जो नॉन यूजफुल एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है कार्ब की, वो कम होती है। ठीक है, तो वो मतलब जो है ना वो कम निकलेगी और ज़्यादा यूजफुल निकलेगी कार्ब में से। तो इसका क्या पता चला कि ना कार्ब में से जो ना कार्ब ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ इसी वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम निकलता है, मतलब कम नॉन यूजफुल एनर्जी निकलती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं सिग्निफिकेंस की। मैंने बताया था ना एस डी की एक सिग्निफिकेंस होती है जो आगे पढ़ेंगे। वो क्या होता है कि ना हमें हाउ मच आर यूटिलाइज, अच्छा ये बताने में हेल्प करता है कि हम कितनी जो ना यूज़फुल एनर्जी यूटिलाइज करवा रहे हैं, मतलब कि कितनी यूज़फुल एनर्जी एक्स्ट्रा हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इतनी हम नॉन यूज़फुल कर रहे हैं तो हमें यूज़फुल इतनी करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें प्लान डाइट करने में अकॉर्डिंग टू दिस हमें डाइट प्लान करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो एस डी है वो थोड़ी सी हेल्प करेगी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में, और मेन इसका काम क्या होता है? वार्मिंग में। ठीक है, इस वजह से इसको थर्मोजेनिक एक्शन भी कहा जाता है बिकॉज ये इसका फंक्शन क्या होता है? वार्मिंग में होता है। ठीक है, इसके अलावा एस डी, अच्छा इनका और भी कुछ चीज़ों में काम होता है। एस डी ए कार्ब का जो एस डी ए है कार्बोहाइड्रेट का, वो किस चीज़ में यूज़ होता है? कन्वर्ट करने में ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज जो पड़ा होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के
लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन में जो है ना एस डी किस लिए यूज़ होता है, डीअमाइनेशन के लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके अलावा है कुछ ये एमसीक्यूज़ है, अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि फिनाइलएलेनिन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ये जो ना एस डी ऑफ प्रोटीन जो है ना वो ना एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ प्रोटीन जो ना इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा है, ठीक है, अब ये जो हम एस डी निकालते हैं 5%, 13%, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि उसमें अगर 10% ऐड कर देंगे और भी तो एक राइट एस्टिमेशन आ जाएगा, तो ये याद करो नहीं करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं कि सेकेंड हमने पढ़ लिया एस डी ए, ठीक है। देयर आर 3 वेज ऑफ यूटिलाइजेशन, बी एम आर पढ़ लिया, एस डी ए पढ़ लिया। तीसरा जो हम एनर्जी जो ना यूटिलाइज किस में करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना एनर्जी जो यूज़ होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, बेसिकली इंसान का चलना फिरना, ठीक है, मतलब फिजिकल काम करना, उसमें जो एनर्जी यूज़ होगी वो फिजिकल एक्टिविटी, वो जो ना वो भी उसमें भी थोड़ी सी एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब उसमें जो एनर्जी यूज़ होगी वो डिपेंड करेगी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स पे डिपेंड करेगी यहाँ की एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी मसल्स में जाएगी, क्योंकि मसल्स जो है ना वर्क फंक्शन करेंगी, ठीक है। अब डिफरेंट जो है फिजिकल एनर्जी यहाँ पे यूजेज कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाइट वर्क होगा तो 30 to 40 BMR एनर्जी की यूजेज होगी, और इसको जो अगर कैलोरीज के अमाउंट में लिखें तो 2200 to 2500 नीचे लिखा हुआ है, 2200 to 2500 कैलोरीज पर डे की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर मॉडरेट वर्क जो कि हाउसवाइफ स्टूडेंट्स करते हैं उसमें कितनी एनर्जी की कंजप्शन होगी, 40 to 50% ऑफ BMR, ठीक है। और उसके कैलोरी फॉर्म में कितनी होगी, 2500 to 2900। हैवी वर्क जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स और माइनर्स करते हैं उसकी BMR कितनी होगी, 50 to 60% ऑफ BMR, और उसकी एनर्जी कंजप्शन कितनी होगी, 2900 to 3500, ठीक है। वेरी हैवी वर्क जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रिक्शा पुलर्स करते हैं उसकी कितनी मतलब BMR कितनी एनर्जी कंजप्शन करेंगे, 60 to 100% ऑफ BMR, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा हैवी वर्क है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये इसके लिए कितना पर डे है, 35 to 4000 कैलोरीज पर डे, ठीक है। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब सही है, ये हो गया। मतलब ये कह रहा है कि ये डिपेंड करता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एज पे भी, सेक्स पे भी, बॉडी साइज़ पे भी, ठीक है। ज़्यादा बॉडी साइज होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी का हमने पता कर लिया कि ना कम एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी होगी तो कम एनर्जी की नीड होगी, अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। उसके अलावा हो गया ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया, अब मेल में जो है ना वो ना ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी फीमेल से, ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि ना हमने सब पढ़ लिया, SDA पढ़ लिया, BMR पढ़ लिया और फिजिकल एक्टिविटी पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 100% एनर्जी है तो कितना BMR के लिए जाएगा, जो कि हमारे रेस्टिंग स्टेज में जो हमारे फंक्शंस होते हैं, में फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट के कंडीशन में जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है BMR के लिए कितना एनर्जी जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना जाएगा, और SDA के लिए कितना जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि जो हमारी 100% एनर्जी होगी उसमें से 60% BMR में जाएगी, मतलब BMR वाले फंक्शंस करने के लिए, 30% फिजिकल एक्टिविटी के लिए होगा, और 10% जो है ना SDA होती है, उसमें से एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा जो है ना वो ना एनर्जी 10% होती है, ठीक है। उनमें जो है ना अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की SDA ज़्यादा होती है तो मतलब उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, मतलब उसकी नॉट यूजफुल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वो क्या करता है, 60 to 70% ऑफ एनर्जी जो है वो ना जो है ना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह क्योंकि उसका जो है SDA भी कम होता है और ये जो है ना ज़्यादा रेडिली जो है ना टूटता है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो ना कंट्रीब्यूट जो है ना एनर्जी ज़्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट टूट कर मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो वन जो
कार्बोहाइड्रेट जो कि यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी में, जो कि डाइजेस्टेबल होते हैं, और दूसरा नॉन यूटिलाइज होते हैं बॉडी में, जो कि नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब जो कि डाइजेस्टेबल होंगे उनकी एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, सक्रोज एंड स्टार्च। जो कि स्टार्च क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है वो होती है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्यों, क्योंकि इसकी वो जो ना, क्योंकि ड्यू टू ब्लेंड उसका जो ना मिक्स्ड टेस्ट होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, इसका मिक्स टेस्ट होता है। उसकी सटाइटी वैल्यू, मतलब सटाइटी वैल्यू होता क्या है, आगे भी चलकर आएगा। सटाइटी वैल्यू होता है कि ये जो ना हंगर को सेटिस्फाई करता है, हमारी भूख को मिटाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्लो डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज्ड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और बाकी जो नॉन यूटिलाइज एंड बॉडी होते हैं वो जो हमारी जो नॉन डाइजेस्टेबल हमारी बॉडी में कम यूज़ होते हैं और लेस डाइजेस्टेबल होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ कार्ब जो है ना वो ना बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ना, इसके लिए मैंने कोड बनाया है, एवरी पपी प्लेस फॉर बॉल। एवरी के साथ जो है ना ई, सबका फर्स्ट लेटर ई से क्या आता है कि ना कार्बोहाइड्रेट जो है ना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो भी मैंने बताया कि ना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है। ठीक है, तो ठीक है, सेकेंड इसका फंक्शन क्या है, पी। पी से क्या है, इसका प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन फंक्शन है। ठीक है, प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन क्या होता है कि जो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ना तो ना कौन यूज़ होता है एनर्जी के लिए, फैट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या उसमें कौन यूज़ होता है, प्रोटीन। ठीक है, अब अगर कार्बोहाइड्रेट की जो है ना होने की वजह से अगर प्रोटीन जो ना यूज़ होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा कि ना वो ना प्रोटीन अगर यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रोटीन जो ना मेन फंक्शंस क्या करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाता है, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह को बनाता है। ठीक है, वो नहीं बनेंगे तो बॉडी के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स और बहुत ज़्यादा फंक्शन जो ना वो ना अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ जब ये प्रोटीन जब ना ये ना अगर जो ना इसका जो ना मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट कम टू द रेस्क्यू, कार्बोहाइड्रेट आएंगे और उनको जो है ना वो ना प्रिजर्व करेंगे, स्पेयर द प्रोटीन्स, मतलब उसको प्रिजर्व करेंगे प्रोटीन को कि वो फर्दर टूटे ना और वो उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, तो इसका आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। मतलब प्रोटीन जब टूट रही होगी तो कार्बोहाइड्रेट उसको रेस्क्यू करेगा और कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और प्रोटीन को टूटने से रोकेगा। ठीक है, और सेकेंड है प्लेस। प्लेस से क्या होगा, एक और सिंथेसिस ऑफ पेंटोज। पेंटोज की जो ना सिंथेसिस भी करवाता है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, उनकी जो है ना उन्हें जो प्रोटीन उनमें जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होती है, जैसे राइबोज है, वो बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। ठीक है, ये तो एक ही पेंटोज है, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट बाकी चीज़ों में ग्लूकोज, पेंटोज, हेक्सोज, हैप्टोज सबको ही बनाने में यूज़ करता है। ठीक है, तो ये एक तो इसमें तो सिर्फ एक लिखा है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में यूज़ होता है, तो मेन पेंटोज बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा है एफ से क्या था, एफ से है सिंथेसिस ऑफ फैट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी ये करवाता है। ठीक है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी कराता है। और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ फैट, फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो ना वो फैट में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी करवाता है, सॉरी सिंथेसिस ऑफ फैट भी कराता है। ठीक है, इसके अलावा है बी से क्या होगा, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बाय ब्रेन। ब्रेन को जो है ना मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है ना वो ना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रेन के फंक्शंस के लिए कार्बोहाइड्रेट की रेडिली एनर्जी चाहिए होती है फॉर इट्स फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिया आ गई, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एवरी पपी प्लेस फॉर बॉल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है नीचे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, नीचे आगे पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हो गया हाई फ्रुक्टोज सिरप्स, कॉर्न सिरप। ये क्या होता है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप क्या होता है, बेसिकली ये कब बनता है, जब ग्लूकोज जो है ना वो कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज में एंजाइम्स का यूज़ कर कर। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो क्या बनता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है कि जब ना ग्लूकोज जो है ना वो ना इमीडिएट एनर्जी नहीं देती है। ठीक है, ग्लूकोज को बहुत सारे स्टेप से घूमकर फिर एनर्जी देती है, लेकिन फ्रुक्टोज क्या करती है, फ्रुक्टोज जो है ना इमीडिएट एनर्जी देती है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज देगी इमीडिएट एनर्जी और ग्लूकोज नहीं देगी। ठीक है, इस वजह से ग्लूकोज जो है ना वो ना
ठीक है, तो ग्लूकोज को जो है वो ना बहुत ज़्यादा जो है स्टेप से गुजरना पड़ता है, और फ्रुक्टोज जो है वो इमीडिएट एनर्जी देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ना, और जो है ना सक्रोज बनता है जो कि बेवरेजेस वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। तो उसमें क्या यूज़ होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज तो ईजिली जो है ना वो ना एनर्जी दे देगा, लेकिन ग्लूकोज को देने में प्रॉब्लम होती है, मतलब देर लगती है, प्रॉब्लम नहीं देर लगती है। इस वजह से ग्लूकोज को जो है ना वो ना फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एंजाइम, ताकि जब ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाकर जाके ये जो ना वो ना ग्लूकोज की जगह क्या यूज़ किया जाए, फ्रक्टोज यूज़ किया जाए इन द फॉर्म ऑफ हाई HFCS, और वो जो ना ईजीली जो ना एनर्जी जो ना वो ना दे सके इन द सक्रोज। ठीक है, जो कि यूज़ होगा बेवरेजेस जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। इसलिए कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इमीडिएट एनर्जी देते हैं, तो क्योंकि इनमें जो है ना वो ना फ्रक्टोज मौजूद होगा जो कि इमीडिएट एनर्जी देगा, और उनकी जगह ग्लूकोज भी जो है ना वो ना कौन सी सूरत में मौजूद होगा, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की सूरत में मौजूद होगा, जो कि वो भी इमीडिएट एनर्जी देगा। ठीक है, उसके अलावा है ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स। ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स क्या है, ये जो ना वो ना आफ्टर पोस्ट पेरेंडियल क्या होता है, आफ्टर मील। जो आफ्टर मील जो टाइम होता है, थोड़ा सा जो मेन जो टाइम होता है जिसमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, उस वक्त जो है ना वो ना ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को करने के को बोलते हैं ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए को आफ्टर मील उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स। ठीक है, अब कैसे मेजर करते हैं, अब जैसे जो ना वो ना एरिया जो अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर जो हम खाना खाते हैं उसके एक ग्राफ बनाएंगे, उसके नीचे जो है ना जो एरिया मौजूद होगा आफ्टर फूड इनटेक करने के बाद, जो एरिया मौजूद होगा फूड इनटेक करने के बाद, उस वक्त जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो एरिया ऊपर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय जो है ना वो ना एक खालिस ग्लूकोज का जो है ना वो ना इंजेक्शन करने के बाद जो कर्व बनेगा उसके साथ करेंगे। मतलब एक तो जो है ना ये टेस्ट मील है, एक टेस्ट मील इंजेस्ट करने के बाद जो कर्व बनेगा उसको डिवाइड करेंगे, जो ग्लूकोज जो प्योर ग्लूकोज है उसको इंजेस्ट करने के बाद जो कर्व बनेगा उन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स। मतलब कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमारे फूड में सिर्फ जो है ना वो ना ग्लूकोज तो मौजूद नहीं होगा, सिर्फ कार्ब तो मौजूद नहीं होंगे, प्रोटीन मौजूद होगी, फैट मौजूद होगी, मिनरल्स एंड वाइटामिन मौजूद होंगे। ठीक है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें भी लिखी गई हैं, यहाँ से आपको बता देती हूँ। जो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, वो जैसे कि स्टार्च है वो कम होता है, इज़ लोअर, वो कम होता है देन आ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो ना वो ना ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जो ना कम होता है देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा मेटाबोलाइज हो गया वो जो ना मिली। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ना ज़्यादा मेटाबोलाइज होगा, ज़्यादा जो ना वो ना टूटेगा, तो ज़्यादा ग्लूकोज मिलेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेस्ट मील में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ऊपर होगी, जिसकी वजह से वो ऊपर है, डिवीजन में ऊपर है, तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा होगा, मतलब आफ्टर पोस्ट पेरेंडियल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ना अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा तो मुश्किल से टूटेगा, मुश्किल से टूटे होने की वजह से ग्लूकोज कम मिलेगा। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ना स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, उनकी स्लो डाइजेशन होती है, इसकी वजह से उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ठीक है, और एक और भी है कि ना, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा जब कार्बोहाइड्रेट को जो ना वो ना मिक्स करेंगे प्रोटीन, फैट और फाइबर के साथ। ठीक है, तभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज कम होगा, वो चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किस में होगा, आइसक्रीम में। आइसक्रीम में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा,
अच्छा, ये यहाँ पर ये तो मैंने पढ़ लिया कि किस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा और ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। अच्छा, ये द फूड्स विथ हायर फाइबर कंटेंट, जो जिसमें फाइबर कंटेंट आगे बताऊंगी कि फाइबर क्या होता है। फाइबर होता है नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, उनमें जो है ना वो ना क्या होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, क्योंकि उनका जो ना वो नॉन डाइजेस्टेबल होता है, वो जो ना उनका ग्लूकोज कम होता है, तो उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल क्या, वो ग्रेन्स वगैरह, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ठीक है। अब जब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना या ज़्यादा होना फ़ायदा है या कम होना फ़ायदा है, तो यहाँ से बताऊँगी कि ना फूड का जो ना वो ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ना वो ना हमारे जो ना विथ लो ग्लाइसेमिक नीड नॉट टू बी गुड फॉर हेल्थ। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो ठीक है। अब जो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। क्यों ऐसा होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो ना उसमें क्या होता है कि ना हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है, मतलब वो भूख को जो है ना वो भरता है, मतलब भूख जो है ना वो ना पूरी करता है और इंसान का पेट फुल हो जाता है इनकी वजह से, ठीक है। और जिसकी वजह से कैलोरिक इंटेक जो है ना लिमिट हो जाता है, जैसे कि जो ना वो ना ज़्यादा जो ना कैलोरी इंसान खाता है तो इंसान मोटा होता है ना, तो उसका जो है कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा ये खाने की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है पेट को भरता है, इसकी हायर सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ना और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो ना किस में मौजूद होता है, जिनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इस वजह से उनको जो है ना वो ना खाना चाहिए हमारी डाइट में, ठीक है। अब इसमें हम बोलते हैं ना कि ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ऐड करो, क्योंकि उनमें फाइबर ज़्यादा मौजूद होता है। और फाइबर में क्या होता है कि ना फाइबर की जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो क्या करता है कि ना इंसान का जो ना वो ना उस सैटिस्फैक्टरी वैल्यू पूरी करता है, मतलब स्टमक फुलनेस, इंसान को पेट भरता है, और जिसकी वजह से कैलोरी इंटेक मतलब ज़्यादा जो है ना वो ना ज़्यादा चीज़ें और नहीं उसका खाने का दिल करेगा, और वो ज़्यादा शुगर इंटेक भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ से भी बच सकता है, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पता है, ग्लूकोज है, कैरेट्स है, हनी है, ठीक है, और बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज एप्पल्स, ये सब कुछ जो है ना वो ना कार्बोहाइड्रेट्स इनमें मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 40% जो ना वो ना कैलोरिक नीड में जो ना वो ना कार्बोहाइड्रेट जो ना हमारी जो ना मौजूद होनी चाहिए डाइट में। 40% जो हमारी डाइट की जो कैलोरिक नीड है वो 40% कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये टॉपिक ख़त्म हुआ।